हेलो एवरीवन, देखिए आज हमें करना है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसमें आपको पता है ग्रुपिंग जो रेजिस्टेंसेस की होती है इन सीरीज एंड इन पैरेलल, जैसे कि हमने कैपेसिटेंस की थी चैप्टर 2 में। ठीक है, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इससे पहले जो हमने किया है वो क्या किया है, ओम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, उसके बारे में पढ़ा था इससे पिछली वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर पहले वो देख लो। ठीक है, तो देखो जो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस है उसमें हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो अगर हम मान के चलें इसमें कि 3 रेजिस्टेंस हैं, कितने रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं मान लो। उसका एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर एक के बाद एक जो लगता है ये क्या होता है, आपके पास सीरीज होती है। ठीक है, और रेजिस्टेंस का सिंबल हम ये इस तरीके से करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रेजिस्ट करता है। तो एक तरह से जैसे स्पीड ब्रेकर टाइप होता है ना। ठीक है, आप जा रहे हो कहीं, आपकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जब स्पीड ब्रेकर होता है तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। वही काम यहाँ पर है कि करंट जब आ रहा है तो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं अगर, तो रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या है कि वो रेजिस्ट करेगा। क्लियर है इतनी बात, करंट को। ठीक, लेकिन जब सीरीज में लगा होता है रेजिस्टेंस, जब सीरीज में लगे होते हैं तो इनमें जो भी रेजिस्ट करेगा ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो करंट होगा, ठीक है, वो सभी में क्या जाता है, सेम जाता है। जब हम बात करते हैं किसकी, सीरीज की, सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट रहता है। ये आपको पहले भी बात मैंने आपको कैपेसिटेंस वाले केस में बताई थी। ठीक है, क्लियर। अब कहीं कहते हैं कि अगर करंट सेम है तो रेजिस्ट क्या कर रहा है, वो ओवरऑल जो है पहले से ही करंट क्या हो रहा है इसको देख के ही चल रहा है ना। रेजिस्टेंस मान लीजिए पहले वायर में 5 एम्पियर का चल रहा था करंट, अब जब ये रेजिस्टेंसेस लग गए तब कितना चल रहा है, मान लो 2 एम्पियर का, तो वो सभी में 2 का चलेगा, ये कहने का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो करंट क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन जो पोटेंशियल है हमारा सीरीज में वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ये चीज़ याद रहेगी आपको। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये क्या है, हमारा R1 है, ये है R2 और ये है R3। इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल कितना है, V है। क्लियर, कितना पोटेंशियल है इसका, V मान लिया हमने। यहाँ से करंट गया जैसे मान लो I, तो इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंट होता है वो क्या होगा, पोटेंशियल। इसके क्रॉस V1 मिलेगा मान लो, इसके क्रॉस V2 मिलेगा और इसके क्रॉस कितना मिलेगा, V3 मिलेगा। ठीक है, और आपको पता है जैसे हमने ये सीरीज में लगाए हैं, ठीक है, तो इसको लिखने का ढंग क्या है कि रेजिस्टेंस आर सेड टू बी ग्रुप्ड इन सीरीज if there is only one way to proceed from one resistance to another। मतलब क्या है, यहाँ से हम चले, यहाँ पर गए, ये रास्ता है ना, तो अगले के लिए भी यही रास्ता है ना, अगले के लिए भी यही रास्ता है, एक ही वे है प्रोसीड करने का। डिफरेंट वेज हम अगर हो प्रोसीड करने के तो वो फिर पैरेलल आ जाता है। ठीक है, जिन्होंने कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल देखा है उनको ये बात समझ में आ रही होगी। नहीं तो क्लास 10th में भी आपको ये चीज़ बताई जाती है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इन सीरीज current is same but potential is different। क्लियर, तो यहां से हमें एक बात पता चल रही है कि ये जो टोटल V है हमारा, ये है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यानी कि जो टोटल V है इज V1 प्लस V2 प्लस V3। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। क्या होता है, V इज इक्वल टू में IR। देखो एज वी नो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। यहाँ ये IR में R कौन सा R है, ये तो पता ना, ओम्स लॉ से आया था V इज इक्वल टू IR। V इज डायरेक्ट डिवोशनल टू I एंड डायरेक्ट डिवोशन का साइन हटा के हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, R लगा देते हैं। ठीक है, IR आता था। तो यहाँ पर ये जो R है ये कौन सा R है, ये टोटल R। ये टोटल R कौन सा R है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वाला। इक्विवेलेंट वाला कैसा, सीरीज में। ठीक है, ये सब 3 रेजिस्टेंस जो लग गए किसके इक्विवेलेंट है, तो यही तो हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं। लेकिन हम नॉर्मली यहाँ बात क्या करें कि ये पोटेंशियल किसके क्रॉस है, इनके रेजिस्टेंसेस के, और ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या है, अगर सीरीज में है तो क्या आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ कि I इज इक्वल टू में R इक्विवेलेंट लिख दो या फिर R इन सीरीज लिख दो। ये चीज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं। फिर V1 के लिए जब हम बात करेंगे तो V1 के लिए क्या होगा, देखो I तो सेम ही है सब में, लेकिन V1 किसके क्रॉस मिल रहा है, R1 के क्रॉस। लेकिन यहाँ I1 नहीं लिखेंगे बिकॉज करंट इज सेम इन ऑल 3। ऐसे ही V2 क्या आ जाएगा हमारे पास, R2 आ जाएगा। ऐसे ही V3 किसके क्रॉस है, R3 के क्रॉस है, तो इस तरीके से आ जाएगा। बताओ, पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो पुट all these values in equation first।
तो देखो यहाँ से v इज इक्वल टू दिस था, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो IRS, तो हम यहाँ IRS लिख देते हैं। अगले की वैल्यू v1 की कितनी है, IR1 है। अगले की IR2 है। अगले की IR3 है। यहाँ से आप क्या करोगे, देखो I को कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, R1 बचेगा बच्चों, और यहाँ R2 बचेगा, यहाँ R3 बचेगा, क्योंकि I आपने यहाँ से कॉमन ले लिया। और यहाँ क्या है IRS, तो ये I से ये I कैंसिल आ जाएगा, तो RS कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से R1 प्लस में R2 प्लस में R3। बताओ, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है या नहीं, बताओ। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर, रुको एक मिनट, दोबारा से लिख देते हैं इसको। देखो ये चीज़ समझ में आ गई आपके, तो यहाँ से जो RS की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ गई, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, यानी कि सीरीज में सिंपली ऐड अप कर दो आप रेजिस्टेंसेस को, तो आंसर आ जाता है आपके पास। यही मतलब हुआ इसका या नहीं, बताओ। RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये है मतलब। तो सिंपली आप क्या करो, इनको ऐड अप करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या है, सीरीज में आपके पास आंसर आ जाएगा। आया कैसे है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्योंकि इसकी बड़ी हेल्प होगी आपको न्यूमेरिकल्स में कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। नहीं तो ऐसे बताने में तो ऐसे नॉर्मल बोल सकते हैं हम कि R इज इक्वल टू में R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है, ठीक है। और पैरेलल में आपको बताया 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 आएगा, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद इसके स्पेशल केस करते हैं। स्पेशल केस क्या है कि इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस ईच हैविंग वैल्यू R, तो देखो इसका मतलब क्या है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस मतलब क्या है, सेम है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर सेम रेजिस्टेंस है तब हमारे पास क्या वैल्यू होगी, समझ रहे हो। मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमारे पास RS मतलब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, तो वो किस तरीके से चलेंगे आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस में R3 अप टू Rn, एंड ईच हैविंग वैल्यू R है, आइडेंटिकल का मतलब ये है। तो यहाँ सबकी वैल्यू क्या रखो, R R R अप टू कितना चल रहा है हमारे पास, n तक चल रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत इसमें, समझ रहे हो। R R R R अप टू n नंबर ऑफ रजिस्टर्स यहाँ पर ये चल रहे हैं, ये किया है मैंने, सबकी वैल्यू R रख दी ना, और कहाँ तक है ये, n नंबर तक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये हम यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे, n नंबर है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर ये n लिख दिया मैंने। तो देखो यहाँ से होगा क्या, अगर यहाँ से मैं R कॉमन लूँगा तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू कितने बचेंगे, n बचेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ को यहाँ पर आपको समझना है, ये R है, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, तो वो मैं n यहाँ लिख देता हूँ। तो आइडेंटिकल रजिस्टर के लिए वैल्यू कितनी आ जाती है, RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाता है, NR आ जाता है। देखो ये चीज़ आपके ना समझ में आ रही होगी। जो कैपेसिटेंस हमने किए थे वहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही थी सीरीज़ में, वो कैसी आ रही थी, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 उल्टी आती है। जैसे यहाँ पर सीरीज़ में सिंपली ऐड है, वहाँ सीरीज़ में क्या होता है, 1 अपॉन में चलता है कैपेसिटेंस में। जैसे यहाँ पर पैरेलल में क्या आएगा, 1 अपॉन करके आएंगी वैल्यूज़, लेकिन कैपेसिटेंस में पैरेलल में आपको पता है डायरेक्ट ऐड होती थी। तो वो चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर देखो ना क्या होता था हमारे पास फॉर्मूला, देखो साथ साथ वहाँ का भी बता दूँ मैं आपको, C इक्वल टू Q बाई V होती थी। तो V की वैल्यू कितनी होती थी यहाँ पर, Q बाई C होती थी कैपेसिटेंस के केस में। तो जब ऐसे ऐसे कैपेसिटर लगे होते थे सीरीज में, लगाने का तरीका तो यही होता था, लेकिन आंसर क्या आता था, देखो उसमें V इक्वल टू क्या होता था, V1 प्लस V2 प्लस V3 हम करते थे मान लो। तो यहाँ से देखो अगर V1 है तो Q बाई C1 बनता था, क्यों, क्योंकि वहाँ चार्ज सेम रहता है, यहाँ करंट सेम है तो वहाँ चार्ज सेम रहता था सीरीज में। तो यहाँ पर क्या बनता था, देखो Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, पोटेंशियल वहाँ भी डिफरेंट सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाता था हमारे पास, Q बाई कितना आएगा यहाँ से, ये CS। तो ये वाला Q जो है यहाँ से कॉमन लेंगे हम Q, तो ये कट जाता था, तो 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3, इस तरीके से आंसर आता था, अगर याद हो आपको, ठीक है। तो वहाँ पर सीरीज में ऐसे आता था 1 अपॉन में, लेकिन यहाँ सीरीज में सिंपली ऐड करते हैं, ये तो हमें 10th क्लास में भी पता था, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब इसकी कहानी का एग्जाम्पल समझ लो। जैसे आपको कह दिया जाए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू है कितनी, 2 ओम, और रेजिस्टेंस लगा दिए कितने, 200, कितने रेजिस्टेंस लगा दिए, 200। तो अब वहाँ पर कैसे करोगे आप, मतलब ऐसे तो नहीं करोगे यहाँ के अकॉर्डिंग कि 2 वाले 200 रेजिस्टेंस है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस अब तक 200 तक करोगे, ऐसे तो नहीं करोगे। हम डायरेक्ट कर लेंगे वहाँ पर क्या, कि अगर R की वैल्यू है 2 ओम और नंबर ऑफ रजिस्टर दे रखे हैं 200, तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे RS की NR से, यानी कि 200 इंटू 2 दैट इज़ 400 ओम। जैसे बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल यहाँ से समझो, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता, 1 प्लस 1 प्लस अप टू n तक किया तो n कैसे आया। देखो जैसे मैं कहूँ आपको
5 रजिस्टर लगाए हैं आपने, ठीक है, n है 5, 5 रजिस्टर लगाए हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू है मान लो जी 3 ओम, ठीक है। तो आप ऐसे ही करोगे जैसे ये वाली कहानी करते हो, आर एस इज इक्वल टू में R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 R5 तक, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 5 तक करोगे मान लो, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखो जैसे मैंने ये किया यहाँ पर n नंबर तक, ऐसे ही हमारे 5 हैं n, तो 5 तक कर दिया हमने, 3 प्लस 3 प्लस 3। यहाँ से जब 3 कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, एक और 1, तो ये कितने 1 आए हैं? 5 आए हैं। जितना n की वैल्यू होती है ना उतने ही आए हैं ये 1, तो इसीलिए यहाँ 1 1 1 1 अप टू n तक चले ना, तो ही ये हमने क्या लिखा, n लिखा। क्योंकि कितने भी रजिस्टर हो, जब वो कॉमन निकल जाएगी तो अंदर वैल्यू उतनी बचेगी जितने रजिस्टर है, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू 1 1 1 है। अगर 100 है तो इन 1 1 का जोड़ कितना आएगा, 100 आएगा। जैसे हमने यहाँ पर 1 1 किए, कितने आए इधर 1 5, क्योंकि n 5 था, क्योंकि 3 कॉमन लिया इसमें, तो 5 ही तो ये थे टोटल, तो 5 ही 1 बचेंगे ना इधर, तो ऐड करके 5 आया, तो 3 5 15। इस तरीके से ये चीज़ बनती है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, बताओ? सिंपल सी बातें हैं, लेकिन जो आपके बिल्कुल क्लियर कट समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये n नंबर ऑफ रजिस्टर्स वाली कहानी ये है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। का मतलब क्या है कि मान लो आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं यहाँ पर, R1 की वैल्यू दे रखी है मान लो 10 ओम, R2 की वैल्यू दे रखी है मान लो 25 ओम, और R3 की जो वैल्यू दी हुई है वो मान लो आपको 5 ओम की दी हुई है। तो रेजिस्टेंस इन जो सीरीज आपका निकलेगा वो सिंपली ऐड होगा, यानी कि 10 प्लस 25 इज 35, प्लस में 5 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आपके पास 40 ओम आ जाएगा। ओम क्यों लगा रहे हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, तो 40 ओम आ रहा है। तो यानी कि यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या रहेगा, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है उससे भी आंसर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और ये सिंपल सी बात थी, जब ऐड ही करना है तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा ही आएगा नंबर। तो यही लिख रखा है कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब देखो जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पर आपको कहानी मेन क्या याद रखनी है कि करंट इज सेम इन सीरीज, वो कहानी लेके चलेंगे हम। जैसे हम कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल करते थे ना, वहाँ हम चार्ज को सेम लेके चलते थे तो सॉल्व करते थे। यहाँ पर किसको सॉल्व करना है, हमें करंट को लेके यहाँ पर रेजिस्टेंस को सॉल्व करना है। करंट इज सेम, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ डिवाइड हो जाता है वहाँ पैरेलल, और जहाँ सेम रहता है करंट वहाँ क्या है, सीरीज है, ठीक है। इसे करो नोट जरा, ये था रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल की। करो जल्दी से इसको नोट जरा। हाँ जी, देखिए अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल की, ठीक है। तो देखो पैरेलल में किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, जैसे हम 3 रेजिस्टेंस की ही अगर बात कर रहे हैं तो देखो वो किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारा थर्ड रेजिस्टेंस हो गया, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल कितना है, V है। तो यहाँ पर मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये है R3, ठीक है, और ये है पोटेंशियल V। तो इन पैरेलल जो वोल्टेज है या जो पोटेंशियल है वो हमारा सेम रहता है, ठीक है, और करंट जो है वो डिफरेंट रहता है। जैसे आपके घरों में जो कनेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है, वो कैसे बने हुए हैं कि उनमें वोल्टेज सब में क्या है, सेम है, ठीक है। तभी तो आप जब बाहर से कोई भी अप्लायंसेस लेके आते हो घर में तो कोई टेंशन नहीं होती, डायरेक्ट स्विच लगाया, पता है आपको 220 वोल्ट मिलनी है। क्यों? क्योंकि हर स्विच में कितना आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो घर के कनेक्शन किए गए हैं वो पैरेलल में करे गए हैं। पैरेलल में कनेक्शन करने से क्या होगा बताओ, वोल्टेज सेम रहती है। तो इससे फ़ायदा क्या है कि आप कहीं भी इक्विपमेंट ला रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि सबकी वोल्टेज कितनी है, सेम है। आपकी 220 वोल्ट की है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम सीरीज़ की बात करते हैं तो सीरीज़ में क्या है, हमारा करंट सेम है, पोटेंशियल इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो आप खुद सोचो एक चीज़ को कि अगर हम क्या बोल रहे हैं वहाँ पर कि करंट सेम है और पोटेंशियल डिफरेंट है, तो हम जो अप्लायंसेस लेके आ रहे हैं उनमें सब में करंट सेम तो नहीं फ्लो हो सकता। अब एक एसी है, एसी में अलग करंट चाहिए, एक नॉर्मल फ़ैन है उसमें करंट अलग चाहिए, ठीक है। तो अगर हम सीरीज़ में कनेक्शन कर देंगे घर में तो फिर क्या है, मान लीजिए एसी लगाया तो उसके लिए अलग फिटिंग करनी पड़ेगी, फ़ैन लगाया उसके लिए अलग हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा, मतलब ये चीज़ करनी पड़ेगी, कनेक्शन बार बार चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन पैरेलल के केस में कोई दिक्कत ही नहीं है, बस हमने स्विच लगाना है बस और हो गया काम। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल सेम आ रहा है पैरेलल के अंदर। लेकिन अगर हम सीरीज़ की बात करते हैं, सीरीज़ में क्या हो जाता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है, करंट सेम हो जाता है। लेकिन हमारे हर एक इक्विपमेंट को क्या चाहिए, हमें करंट डिफरेंट चाहिए, पोटेंशियल सेम चाहिए। यही होता है। अगर आप देखोगे ना अपने किसी भी एप्लायंसेस के पीछे वाली साइड तो वहाँ लिखा होगा वोल्टेज 220, लेकिन करंट हर एक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा।
ठीक है, टीवी का अलग होगा, फैन का अलग होगा, है ना। तो ये चीज़ फिर किसने चीज जो है हमारी कंपनसेट करी, पैरेलल कनेक्शन ने। पैरेलल कनेक्शन में क्या है, करंट डिफरेंट जाता है लेकिन पोटेंशियल सेम रहता है। तो करंट डिफरेंट कैसे जाएगा, वो उस इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है कि घर में क्यों पैरेलल कनेक्शन लगाए जाते हैं, ताकि हमारे इक्विपमेंट जो है वो हर जगह चल सके, हमें अलग अलग उनके लिए कनेक्शंस ना करना पड़े। ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। दूसरा एक और कहानी होती है, क्या कहानी होती है वो, कि देखो जैसे हमने कहा यहाँ पर कि ये पोटेंशियल है और यहाँ से करंट गया टोटल I, ये करंट क्या हो जाता है यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। ये रेजिस्टेंस 1 है तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल सेम है, इसमें भी V मिलेगा, इसमें भी V, इसमें भी V, बट करंट जो है वो डिफरेंट हो रहे हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो, यहाँ एक अलग इक्विपमेंट लगा हुआ है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, ऐसे सोच सकते हो घर का। यहाँ पर टीवी लगा है मान लो, ये यहाँ पर क्या है AC लगा है, और यहाँ पर क्या लगा है, मान लो कोई फैन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर करंट जा रहा है लेकिन पोटेंशियल सभी का सेम है। इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो। ठीक है, अब इसका एक और फायदा क्या होता है, जैसे मान लो क्या हुआ कि हमारा जो ये कनेक्शंस हैं पैरेलल वाले, इनमें क्या होता है कि जो प्रोसीड करने के जो रास्ते हैं इनके वो अलग अलग हैं, इधर से अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है। अगर सीरीज में आपने देखा था एक ही रास्ता था, सीरीज में क्या था, एक ही रास्ता था सभी के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि मान लो ये हमारा मान लो टीवी है, ये AC है और ये फैन है, मान लो अगर हमने सीरीज में लगाए हुए हैं तो करंट यहाँ से जा रहा है। एक चीज़ ये भी फैक्टर यहाँ मान लो हो सकता है कि मान लो हम करंट इसमें इस तरीके से अंदर इक्विपमेंट बना दें कि जितना इसको चाहिए उतना मिल रहा है। लेकिन और क्या ड्रॉबैक होगा इसमें कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस वाले पार्ट में, या आप ऐसा करो सीरीज के अंदर अगर हम बात करें ना, तो मान लो सेम करंट वाली चीज़ें लगा दी हमने, चलो ऐसे मान लो, ये भी ना मान लो कि अलग अलग हैं, क्योंकि अलग अलग में करंट अलग अलग चाहिए। ठीक है, तो फिर वो अलग से हमने सिस्टम बनाना पड़ेगा, इसमें करंट अलग, वो नहीं। सिंपल ऐसी भाषा में समझो कि मान लो बल्ब ही लगाए हुए हैं हमने, ठीक है, ये बल्ब ही लगाए हुए हैं, इस तरीके से समझो बल्ब लगाए हुए हैं। ठीक, यहाँ पर भी हमने बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है, सेम ही उसका, जिसमें करंट क्या हो रहा है, इनमें सब में सेम ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ ड्रॉबैक क्या होगा, जैसे ये वाला ख़राब हो गया मान लो, ठीक है, तो प्रोसीड करने का यही है, ये वाला ख़राब हो गया तो ये पूरा आगे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा सर्किट, क्योंकि क्या हो गया, यहाँ कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो इसको करंट ही नहीं मिलेगा, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा इसमें बल्ब। लेकिन यहाँ पर क्या फ़ायदा है, एक तो ये हो गया कि अलग अलग करंट वाले इक्विपमेंट हम लगा सकते हैं, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें हमें सेम करंट वाले ही लगाने पड़ेंगे। ये चीज़ थोड़ा सा करेक्ट कर लेना अपनी, ठीक, जो मैं कह रहा था पहले कि अलग अलग लगाने नहीं, सीरीज में समझो सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक चीज़ खराब हुई तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया। यहाँ पर क्या है, अगर ये चीज़ खराब हो गई, ठीक है, तो ये कनेक्शन जो है इस तरीके से बने हुए, यहाँ अलग करंट जाएगा, यहाँ अलग रास्ता है मतलब जाने का, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ये नहीं है कि ये खराब हो गया तो फिर क्या होगा आपके पास, ये चलेगा ही नहीं सिस्टम, तो ये नहीं चल रहा तो यही नहीं चलेगा, बाकी सब चलेंगे। घर में यही तो होता है, फैन खराब हुआ है तो ये तो नहीं कि पूरा कमरे की लाइटें लुइटें सब बंद हो गई। ठीक है, अगर सीरीज में वहाँ कनेक्शन करते तो ये सब हो जाता, पूरा ही सिस्टम बंद हो जाता। जैसे दिवाली पे लड़ियाँ होती हैं, आपने देखा एक बल्ब फ्यूज़ हुआ उसका, ठीक है, तो पूरा ही सिस्टम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ प्रोसीड करने का एक ही रास्ता है, और बीच में अगर एक खराब हुआ तो आगे प्रोसीड करने का कोई रास्ता है नहीं, तो वो बंद हो जाता है सिस्टम। पैरेलल में ये चीज़ नहीं है। पैरेलल में क्या होता है कि आप प्रोसीड कर सकते हो अलग अलग रास्ते से, तो एक इक्विपमेंट अगर ख़राब भी है तो आप जा सकते हो आगे। ठीक है, चलो ये बात हो गई लंबी, समझ में आ गई होगी आपके कहानी। ठीक है, अब देखो हम मेन बात पे आते हैं। हमने बोला क्या, इन पैरेलल क्या होता है, पोटेंशियल इज सेम बट करंट इज डिफरेंट। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि हम घरों में भी क्यों यूज़ करते हैं इसको, पैरेलल कनेक्शंस को, क्योंकि हमारे हर एक इक्विपमेंट को करंट अलग अलग चाहिए लेकिन पोटेंशियल सेम चाहिए, तो हम पैरेलल कनेक्शंस करते हैं। ठीक है, और इसका बहुत फ़ायदा भी है, क्योंकि पोटेंशियल सेम करने से क्या हुआ है, हमें बाहर से जो है वोल्टेज वो हमने सेम ले ली जो गवर्नमेंट से आ रही है। अगर डिफरेंट वोल्टेज लेनी होती तो फिर एक इक्विपमेंट लाए आप, मान लो 220 वोल्ट का, तो गवर्नमेंट को कहता है जी 220 वोल्ट भेजो, अब मेरे पास एक कनेक्शन। एक इक्विपमेंट ले आते कि 120 वोल्ट वाला ले आए, तो अब गवर्नमेंट को फिर एप्लीकेशन लिखते कि जी 120 वोल्ट वाली अब सप्लाई मेरे घर में दो। तो ये चीज़ है, तो ये सबको ओवरकम कर देती है चीज़ पैरेलल वाली। ठीक है, तो इन पैरेलल पोटेंशियल इज सेम बट करंट क्या रहता है हमारा, डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पर अगर हमारा करंट डिफरेंट है तो टोटल करंट जो है वो कितना जा रहा है, I1 प्लस में I2 प्लस में I3, एंड वी नो दैट दिस टोटल I इज इक्वल टू क्या बनेगा, V/R में RP। वैसे तो देखो I इज इक्वल टू में क्या होता है हमारा, V/R कहाँ से आया, V इज इक्वल टू IR से, V इज इक्वल टू IR से, I यहाँ रखा, V के नीचे R चला गया। अब ये टोटल करंट है तो यहाँ पर V तो सेम ही है हमारा, है ना, टोटल V हो गया,
रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में हमने उसको पैरेलल से लिख दिया, ये है। अब मान लो I1 करंट है हमारा, I1 करंट है, तो I1 के लिए क्या आएगा, V/R1 आएगा, V1 नहीं आएगा बिकॉज पोटेंशियल यहाँ सेम है सब में, ठीक है। तो R1 के क्रॉस कितना आ गया, I1 कितना आ गया R1 के क्रॉस, V/R1, और I2 कितना आ जाएगा यहाँ से, V/R2। ऐसे ही I3 कितना आ जाएगा, V/R3 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, बताओ। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इन सब वैल्यूज को पुट करेंगे, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको फर्स्ट मान लिया हमने, तो ये सारी वैल्यू ऊपर पुट करते हैं, तो देखो कितना बनेगा, V/RP I की वैल्यू, I1 की वैल्यू V/R1, V/R2 हो जाएगी, यहाँ से V/R3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो V कॉमन लिया हमने, अगर ये तो V/RP है, यहाँ से V कॉमन लिया तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या फ़ायदा होने वाला है हमें, ये वाला V से ये वाला V कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, 1/RP इज इक्वल टू में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3, ये हमारे पास बनेगी वैल्यू। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, थोड़ी सी भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, पैरेलल में रेजिस्टेंस अगर हमें निकालने हैं तो इस तरीके से आएगा, ये फॉर्मूला आएगा। अगर आपको याद हो जब कैपेसिटेंस इन हमने पैरेलल किया था तो वहाँ पर डायरेक्ट आ रहा था CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब बिल्कुल ही अपोजिट है। जो रेजिस्टेंस में वैल्यूज आती हैं कैपेसिटेंस में, वो चीज़ क्या हो जाती है, उसका बिल्कुल उलट है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर स्पेशल केसेस की, जिसमें हम बोलते हैं क्या कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज ईच हैविंग वैल्यू R। देखो ये वही कहानी है जो अभी हमने सीरीज में पढ़ी कि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, मतलब क्या सेम वैल्यू वाले हैं और बहुत सारे हैं, n नंबर है, तो उनमें हम कैसे निकाल लेंगे। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही है जैसे फॉर्मूला तो हमारा 1/RP, तो सारे रेजिस्टेंस जैसे 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू n नंबर तक चलेंगे, तो मैं सबकी वैल्यू ऐसे लिखूंगा 1/R प्लस 1/R प्लस में 1/R अप टू कितने n नंबर ऑफ रजिस्टर्स तक, ठीक है। तो यहाँ से जब हम 1/R कॉमन लेंगे तो यहाँ वैल्यू बचेगी 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से बचेगी ना वैल्यू 1 प्लस में 1 प्लस अप टू n। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/R, और ये वाला 1 प्लस करके कितना आती है वैल्यू, n ही आती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताई अभी। तो ये 1/RP, तो यहाँ से RP की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, R/n आएगी। ये चीज़ भी याद रखनी है यहाँ से, ठीक है, R/n। सीरीज में यह क्या थी वैल्यू, n इंटू R, पैरेलल में क्या है R/n, आइडेंटिकल रजिस्टर्स के लिए, ठीक है। और ये चीज़ याद रखनी है, जैसे यहाँ पर भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, तो बाद में जो भी आंसर आएगा, जैसे इन सब को सोल्व करके 1/2 आया, तो ये 1/RP की वैल्यू है ना। तो RP क्या होएगा, पलट दो इसको, 2 इज इक्वल टू में RP, ऐसे ये पलटनी ज़रूर है वैल्यू, ठीक। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर, ठीक है, कहीं सोल्व कर दो और बाद में उस वैल्यू को पलटो ना, ठीक है, तो पलटना भी ज़रूरी है, ठीक। तो ये RP इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, R/n। अब इसको भी समझ लो कि क्या मतलब है। देखो यहाँ पर मतलब वही है कि मान लो 2 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, और कितने रजिस्टर है, मान लो 100 है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको डायरेक्ट, कि वैसे हम लिखते तो कैसे लिखते हैं 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना 100 तक लिखते, बड़ा मुश्किल था। डायरेक्ट हम कर सकते हैं, आइडेंटिकल रजिस्टर का मतलब सेम वैल्यू वाले 100 रजिस्टर हैं, तो हम वैल्यू डायरेक्ट R/n पुट कर सकते हैं, 2/100 दैट इज़ कितना 1/50। क्लियर है इतनी बात या नहीं। इसको हमें सोल्व करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, कईयों को ये सोल्व भी नहीं करना आता होगा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर हमें पता चल रहा है ये जा नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, बताओ। जा नहीं रहा है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ठीक, पॉइंट लग गया ना। अब क्या हो रहा है, अभी भी नहीं जा रहा है ये, तो एक 0 और लगाएंगे, ना जाने की यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 52 सा 100। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आता है कितना, 0.02 ओम का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है या नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये इस तरीके से आता है हमारे पास। अब देखो ये चीज़ क्लियर हुई। अब जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n तक जा रही है वैल्यू, इसको मैंने n ही क्यों लिखा है ये मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम, कितनी रखते हैं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। मैं यहाँ पर ना अब n की वैल्यू ना 5 ले लेता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो मैं अब 100 कैसे लिखूँगा ये चीज़ें, ठीक है। जैसे r हो गया कितना 2 और n हो गया 5, ऐसे समझो।
तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ ये जितना नंबर भी होगा n वही यहाँ पर आता है। इसको r तो है ही है नीचे, ये वाले को करके n कैसे आता है, देखो यहाँ पर भी वही है कि 1/2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये कितने 1 आते हैं, 5 ही आते हैं, समझ रहे हो। तो मतलब क्या है ये हमारे पास कि ये वाली वैल्यू जो होती है हमारी, ये वाली यहाँ पर, ये जो है टोटल n, जैसे यहाँ पर 5 था n, तो ये वैल्यू 5 ही आएगी हमेशा, क्योंकि कॉमन लेके उतने ही तो 1 बचेंगे जितना n है ना। तो n कितना आया यहाँ 5/2, तो ये 1/rp की वैल्यू है, और rp की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2/5 आ जाएगी। क्लियर हो रही होगी बात यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, लेकिन ढंग से समझो तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि वैसे देखने में लगता है कि क्या है, कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है तो फिर बहुत ईजी लगने वाला है सब कुछ, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पर क्या है कि पैरेलल के केस में जो भी आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं रेजिस्टेंसेस की, अगर उसको पैरेलल में आपने निकालना है तो पैरेलल में जो आंसर आएगा वो सबसे कम आएगा, जो आपके पास गिवन वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू है ना, उससे भी आंसर जो है कम आएगा। जैसे इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे R1 आपको दे दिया 2 ओम का, R2 दे दिया आपको 4 ओम का, और R3 दे दिया आपको 6 ओम का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास पैरेलल में सोल्व करके आंसर आएगा वो इस सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम वैल्यू आएगी। देखो कैसे, 1/rp इज इक्वल टू में 1/r1 है तो 2 कर दिया, 1/4 कर दिया, प्लस 1/r3 मतलब 6 कर दिया। 2 4 6 का एलसीएम लो जरा, कैसे लेंगे, 2 1 2 और ये 3 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 12 इज द एलसीएम, देन 2 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड दिस विल बी 6 प्लस 3 इज 9, प्लस में 2, सही भी किया है, देख लो ध्यान से कितना आया है हमारे पास, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 4 3 ज़ा, ठीक है, एंड 6 2 ज़ा 12, 6 प्लस 3 इज़ 9 प्लस 2 11, 11/12, ठीक है। यानी कि जो RP आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 12/11, क्लियर है, 12/11। तो 12/11 को आप सोल्व करो जरा, 12 और दिस इज 11, 11 1 ज़ा 11 1 0, देन पॉइंट अभी भी नहीं जा रहा तो 0 लगेगी, तो उसके नाम की भी 0 लगेगी यहाँ पर। फिर किस पे चला जाएगा ये 11, किस पे जाएगा जल्दी से बताओ, 11 9 ज़ा, 11 9 ज़ा करें, हाँ 11 9 ज़ा करो 99, ठीक है। तो 1.09 आ रहा है, तो 1.09 इज़ लेस देन दिस। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है, क्लियर है। बताओ अब यहाँ पर मैं एक थर्ड और लिख देता हूँ स्पेशल नोट डायरेक्ट, उसके लिए आपको पता भी है वैसे तो। देखो R अगर हमारे पास इफ़ टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 इज गिवन, देन RP क्या हो जाएगा वहाँ, देखो 1/rp इज इक्वल टू में आप ऐसे करोगे 1/r1 प्लस 1/r2 है ना, दो रेजिस्टेंसेस के लिए। तो इसमें डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, R1 R2 जैसे ये लिखा मैंने एलसीएम लिखा, यहाँ से ये डिवाइड हुआ तो R2 बचा, R2 इंटू 1 R2, और ये R2 डिवाइड हुआ 1 आया, ये R1 बचा, यहाँ R1 इंटू 1 इज़ R1। तो ये ऐसे बन रहा है हमारे पास, अगर मैं इसको लिखूँ तो R1 प्लस में R2 अपॉन में R1 R2 ऐसे लिख दिया मैंने कि R1 प्लस R2, ठीक है। ये 1/rp की वैल्यू है, लेकिन तो 1/rp की वैल्यू है तो rp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनको भी पलट देंगे, तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस में R2। तो मैं डायरेक्ट अगर दो रेजिस्टेंस हैं हमें, तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और उनको नीचे प्लस में कर दो, तो ये डायरेक्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी हमें स्पेशल केस में कर लेना चाहिए, ठीक है। बताओ आया समझ में पैरेलल की बात और सीरीज़ की बात, ठीक है। अब यहाँ मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि न्यूमेरिकल्स आने चाहिए हमें सोल्व करने, वो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये करो नोट, फिर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, करो जल्दी से ज़रा इसको नोट। हाँ जी, अब देखते हैं हम न्यूमेरिकल्स रेजिस्टेंसेस के ऊपर, जो कि ग्रुपिंग की हुई है यहाँ पर। देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, देखो ये जैसे सर्किट बनाया हुआ है, कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। तो देखो यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, करंट को आपको चलाना है, ठीक है। अब जैसे ए और बी के क्रॉस करना है ना, तो हम एक साइड से करंट चलाते हैं, जैसे मान लो इसके क्रॉस यहाँ पर क्या किया हुआ है इन्होंने, बैटरी लगाई हुई है, तो यहाँ से करंट चला होगा, ठीक। अब जब करंट चला होगा तो ऑब्वियस ही बात है, देखो यहाँ से इधर गया होगा, ठीक,
और फिर इधर गया होगा। तो यानी कि इस पॉइंट से करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से करंट गया और यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ ये वाला सेम है और यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर करंट सेम है, तो यानी कि जो हमारा सर्किट बनेगा, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन 1 में हमारा जो गिवन सर्किट है वो इस तरीके से है। अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाएं तो ये ऐसा है, ठीक है, ये रहा R, ये रहा R और ये रहा R, ये रहा A एंड B। मैं आपको बोल रहा हूँ क्या कि A और B के क्रॉस मान लीजिए कोई बैटरी लगाई हुई है, तो करंट एक साइड से मान लो यहाँ से निकला, यहाँ से करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो और यहाँ से हमने करंट देखा ये क्या आ रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है नॉर्मली, ठीक है, तो ये क्या है, सेम करंट जा रहा है, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो, करंट का जाने का रास्ता एक वे है प्रोसीड करने का, और यहाँ पर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, यानी कि 2 वे हो गए प्रोसीड करने के, तो वो पैरेलल हो गई बात। तो पहले यहाँ से देखो कि करंट इसमें क्या जा रहा है, ये सेम जा रहा है, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज़ में हो गए। तो सीरीज़ में अगर हो गए तो मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो है हमारे पास, देखो इस तरीके से मान लो ये A पॉइंट है, यहाँ से ये वाला R लगा हुआ है, ये B पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों किस में हो गए, यहाँ पर हम देखें तो सीरीज़ में हो गए। और सीरीज़ में R प्लस R इज़ 2R, हम डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं, R प्लस R इज़ 2R, R स्क्वेयर नहीं, वो मल्टीप्लाई में होता है, प्लस करना है ना भाई। R इन सीरीज़ क्या होता है, डायरेक्ट ऐड करो, R प्लस R क्या हो गया, 2R हो गया, हम कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है। तो ये 2R हो गया और ये वाला क्या है, R है। अब दोबारा चला लो यहाँ से करंट, यहाँ से करंट गया, ठीक है, इधर गया और इधर गया, यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये पैरेलल में है। तो 1/RP इज इक्वल टू में 1/2R प्लस में 1/R, 1 में चलता है क्योंकि पैरेलल में। तो यहाँ से हम LCM लेंगे तो कैसे आएगा, देखो 2R और R है, तो LCM कैसे लोगे बताओ, इसमें कैसे करेंगे, बड़ी वैल्यू ले लो। R और 2R में क्या है, बड़ी वैल्यू 2R, 2R इज LCM। देखो कैसे, अगर एक वैल्यू 4 होती और एक 2 होती, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये R है, ये 2R है, यहाँ 2 है, ये 2 × 2 है, तो 4 और 2 का LCM कितना आता है हमारा, 4 ही आएगा, देख लो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 4 ही आ रहा है, बड़ी वैल्यू ही आती है अगर ऐसे मल्टीपल हो। यहाँ R है, इसका ही 2R हो रहा है। ऐसे यहाँ पर अगर 3R भी होता तो 3R LCM आ जाता फिर, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को या नहीं बताओ। तो यहाँ पर देखो, अब 2R को डिवाइड करो 1 1 × 1 1, तो R और 2R को डिवाइड करो, R से R कटेगा, 2 बचेगा, 2 × 1 2, कितना आ रहा है, 3/2R। बट क्या ये आंसर है, बताओ क्या ये आंसर है, नहीं है। आंसर क्या होगा, RP पलट देंगे वैल्यू, दैट इज़ 2R/3। तो हमारा A और B के अक्रॉस कितना आ गया, 2R/3 का रेजिस्टेंस आया समझ में। इसको अगर LCM लेके नहीं करना, तो मैंने आपको बताया था पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस अगर हों तो हम डायरेक्ट उनको सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं, RP इज इक्वल टू में क्या था, अगर याद हो आपको, R1 × में R2 अपॉन में R1 प्लस में R2। तो ये देखो R1 कितना है, इसमें 2R है मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, और R2 कितना है, R है, और नीचे क्या है, 2R प्लस R दैट इज़ 3R। तो देखो ये डायरेक्ट आ जाएगा 2R स्क्वेयर, ये कितना आ रहा है, 3R, तो एक R से ये R कट गया, कितना आ रहा है, 2R/3। यहाँ मत पलट देना क्योंकि यहाँ पहले ही ये RP की वैल्यू है, तो 2R/3 यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, तो और करके आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जी, कोई परेशानी है तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पे देखो जरा, अब कर लो इसको नोट, जरा पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करो सोल्व करने की कॉपी पर अपनी, ठीक। जब भी न्यूमेरिकल्स होते हैं तो खुद भी लेके बैठ जाया करो रजिस्टर कॉपी, ठीक है। और वैसे तो पढ़ते हुए आपको रजिस्टर लेकर बैठना ही चाहिए, ताकि साथ साथ आप क्या करो, नोट्स भी बनाते रहो, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट क्या है आपसे, कि जैसे ये वीडियोस आती हैं आपके पास, इनको आप अपनी फेसबुक पे शेयर कर दो, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा कर दिया करो। चलो सॉल्यूशन 2 के लिए हम बात करते हैं। सॉल्यूशन 2 के लिए देखो, यहाँ पर देखो, अगर हमारा ये सर्किट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको बनाऊँ इस तरीके से, बड़ा बड़ा थोड़ा सा, ये है और ये है आपके पास, ठीक है, ये रहा B पॉइंट और ये रहा A पॉइंट, ठीक है। ये मतलब क्या होता है कि बैटरी ऐसे कनेक्ट है इन 2 पॉइंट्स पर, ठीक, और इनकी वैल्यू कितनी है, R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। देखो अभी इस तरीके के क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चन भी लेंगे। देखो
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ए से करंट चला होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इन दो पार्ट पे, ठीक है। तो इन दो पार्ट पे अगर डिवाइड हो रहा है तो पहले यहाँ से देखो, यहाँ से जो करंट गया वही यहाँ पर गया और यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो करंट गया वो यहाँ से गया, यहाँ से गया, मतलब यहाँ इन दो में सेम जा रहा है करंट और इन दो में अलग से सेम जा रहा है। तो यानी कि ऊपर वाले सीरीज में और ये नीचे वाले भी किस में है, सीरीज में, बिकॉज करंट इनमें सेम जा रहा है। फिर बाद में देखेंगे कि क्या होगा। तो देखो सीरीज में है ये, तो आर और आर कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो देखो ये ए है पॉइंट, ठीक है। यहाँ से मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ आपको कि ये वाला था ना जैसे हमारे पास, तो ये है पॉइंट, ऐसे बी ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2R आ गया, ठीक। यहाँ से इन दो को सोल्व किया, R + R इज 2R, तो ये ऐसे आ गया। ऐसे समझ रहे हो, वायर ही तो है, कैसे मर्जी लगा दो, कहीं सोच रहे हो कि सर ऐसे ऐसे ही लगाओ, जैसे ही है वायर ही है, ठीक है। इस तरीके से लगा दी हमने। मेन है कि मुद्दा समझो क्या है, R 2R सीरीज में, R 2R सीरीज में क्यों है सीरीज में, यहाँ से करंट गया इधर सेम गया, यहाँ से करंट गया यहाँ से सेम गया, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर इधर और इधर डिवाइड हो रहा था। तो मतलब यहाँ पर आओ दोबारा, यहाँ अलग हो रहा था और यहाँ अलग हो रहा था, इन दोनों में अब क्या हो रहा है, अलग, बिकॉज ये सोल्व करके आया इसको और ये वाला सोल्व करके आया इन दोनों को। तो अब अलग अलग अगर करंट जा रहा है तो क्या होगा, पैरेलल होगा। करंट इज डिफरेंट इन पैरेलल, करंट इज सेम इन सीरीज। तो देख लो अब 2R है, तो अगर मल्टीप्लाई वाली कहानी का देखें हम, तो R भी हमें डायरेक्ट पता है कैसे निकलता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2R इंटू में 2R, और नीचे क्या आता है हमारे पास, ऐड करते हैं दोनों रेजिस्टेंस को। तो ये दो रेजिस्टेंस के लिए तो बहुत ही ईजी कहानी है हमारे लिए सोल्व करनी। तो ये 2R कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 इंटू में R², और ये 2R ये 4R हो गया ऐड करके। तो ये एक R इससे कट गया और 4 से 4 कट गया, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, R आ रहा है, समझ रहे, 4 से 4 कट गया, ये R² था यानी कि 2 R है, यहाँ से एक R से ये कट गया, R बचा। तो यानी कि जो R इक्विवेलेंट आया है या R इन पैरेलल जो आया है वो हमारे पास किसके इक्वल आया है, R के इक्वल आया। तो मतलब यहाँ पर मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, A है और ये B जो पॉइंट है इनके बीच का ये R है। बताओ समझ में आया। अगर इसको हम 1 में करके सॉल्व करते तो देखो कैसे आता है, ये 1 RP 1/2R + 1/2R, नीचे सेम वैल्यू तो सेम एलसीएम आ जाता है, 2R हो गया, डिवाइड करोगे 1 इंटू 1 1, 2R डिवाइड करोगे 1 इंटू 1 1, कितना आ रहा है 2/2R, कितना आ रहा है ये 1/R। तो ये किसकी वैल्यू है, 1/RP की वैल्यू है। लेकिन तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R आ जाएगी। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप इसको सॉल्व, यहाँ के बाद ये, ठीक है, नहीं तो यहाँ से ये भी कर सकते हो। बताओ समझ में आ रहा है, मुश्किल कुछ, बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, करो इसको भी नोट, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। ज़रा करो इसको जल्दी से नोट, फिर ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी सिंपल ही है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B है, कर लिया नोट, पॉज करके नोट कर लेना इसको, ठीक है। बात करते हैं अब अगले की, थर्ड की, ठीक है, क्लियर। और जो बच्चे देखो वीडियोस देख लेते हैं या जो टीचर्स हैं वो भी देख रहे हैं वीडियोस को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो आप लोग, ठीक है। आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। इसके तो कोई चार्ज भी नहीं लगते हैं, ठीक है, तो कर लिया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइब अगर कर लोगे। स्टूडेंट्स हैं वो तो करते ही हैं, टीचर्स जो हैं, ठीक है, तो आप भी मेरे फ्रेंड्स ही हो, तो आप भी सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको लगता होगा कि मुझे कैसे पता है, तो ये सारा डाटा हमारे पास आता रहता है कि कितनी एज वाले देख रहे हैं, ठीक है, और कितनी एज वाले सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितनी एज वाले सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे तो सभी सब्सक्राइब करते ही हैं, लेकिन जो एज में ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वो टीचर्स ही होंगे, बच्चे तो होंगे नहीं क्लास 12th में, अगर उनकी एज कितनी आ रही है 24-25 ईयर्स की आ रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस है वो टीचर्स ही हैं, आप ही लोग हैं, मेरे दोस्त ही हो आप लोग, ठीक है ना, तो मुझे भी अपना दोस्त ही समझो। तो आप सब्सक्राइब कर लो तो क्या दिक्कत है, वीडियोस आप देखते हो, देखो सीखने की बात है या कुछ हमें मिल ही रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। तो हम सब क्या है, फ्रेंड्स ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से आप पढ़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो तो सही है, ठीक है। बाकी मन में सोच रहे नहीं करेंगे तो क्या कर लोगे यार, कुछ नहीं करेंगे, क्या कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहो, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो ज़रा, क्या है हमारे पास। देखो मैं ये फिगर यहाँ पर ही बना लेता हूँ दोबारा से, ये है, फिर ये है, ठीक है, फिर यहाँ पर ये बना हुआ है
और यहाँ ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट ए है हमारा, ये भी पॉइंट क्या है, बी है, ठीक। और यहाँ ये रेजिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। अभी सिंपल वाले लेके चल रहे हैं ना, आर वाले ले रहे हैं ताकि कंसेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। अब देखो ज़रा, इसमें भी ए और बी के क्रॉस जो है हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, करंट इनके क्रॉस क्या होगी, यानी कि बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ से मान लो क्या है, करंट आई गया। अब देखो करंट आई गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है। यहाँ पर करंट आने पे क्या हुआ, इधर डिवाइड हुआ और इधर डिवाइड हुआ। फिर इधर से जब जा रहा है तो वो इसमें तो सेम ही जा रहा है, तो यानी कि ऊपर वाले जो दो रेजिस्टेंस हैं वो सेम है, यानी कि किसमें है, वो सीरीज़ में है। मतलब रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है वो सेम जा रहा है इन दो में, ठीक है ना। ये ऐसे कर सकते हो, यहाँ से प्रोसीड करने का जो तरीका है, यहाँ पर तो सेम है रास्ता, लेकिन इधर जाने के लिए क्या है, हमारा अलग रास्ता है, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। नहीं तो करंट की तो कहानी बिल्कुल अच्छी है, करंट यहाँ पर डिवाइड हुआ, इधर गया और इधर गया, लेकिन जो इधर करंट जा रहा है वो इसमें तो सेम ही जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी कि आर और आर क्या हो जाएगा हमारा, 2R हो जाएगा। इन सीरीज़ तो ऐड ही करते हैं तो 2R ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो नया हमारा डायग्राम बनेगा, देखो डायग्राम से बिल्कुल ईजी लगते हैं सोल्व करने, ठीक है। आप सोचते हो अगर कि डायग्राम बनाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन डायग्राम बनाओगे तो अच्छा है, ठीक है। आप साफ साफ बनाना, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये वाला आर, ये वाला आर, ये वाला आर, ये बनाया है मैंने, ये आर, ये आर, ये वाला आर। ऊपर वाले जो हैं सोल्व करके हमारा कितना आ रहा है बताओ, 2R आ रहा है बिकॉज इन सीरीज़। अब देखो दोबारा करंट गया यहाँ पर, ऐसे समझो, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यानी कि दोनों में क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो ये किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल के लिए डायरेक्ट मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा इन दो के लिए, मल्टीप्लाई वाला R इंटू 2R और R प्लस में 2R ऐड कर दिया, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये 2R स्क्वेयर बना और ये 3R बना। R से ये कैंसिल, कितना आ रहा है, ये 2R/3 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये 2R/3 इन दोनों को सोल्व करके आया। तो हम जो नया सर्किट बनाते हैं अब वो इस तरीके से बनेगा। ये देखो, ये A पॉइंट हो गया हमारा, ये वाला B पॉइंट हो गया, ये R है यहाँ पर, ये इन दोनों को सोल्व करके कितना आया, 2R/3 आया। यहाँ आप वो भी कर सकते हो, यहाँ पर 1/2R, ऐसे 1/2R प्लस 1/R करोगे तब भी आ जाएगा, ये तो बताया ही है मैंने आपको कई बार। तो ये 2R LCM आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 × 1 2 3/2R आ जाएगा। तो RP कितना आ जाएगा, यहाँ 2R/3 आ जाएगा, वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पर किया। और ये वाला R ये रहा। तो अब यहाँ से करंट चला, ये देखो इधर गया, इधर गया, 1 वे टू प्रोसीड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये आपका सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में हम डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो RS इज इक्वल टू में R प्लस में 2R/3 एंड प्लस में R। तो LCM इज़ 3, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 3 आया यहाँ से डिवाइड करके, 3 × R 3R, 3 और 3 1 डिवाइड किया तो ये 2R और यहाँ ये 3R आया। तो कितना बन रहा है ये, 3 और 2 5 एंड 3 इज़ 8, 8R/3 इज़ द आंसर। तो जो इक्विवेलेंट बनेगा हमारा वो बनेगा इस तरीके से, कितना आ रहा है ये 8R/3, ये पूरा सोल्व करके ये बनता है। क्लियर है, बताओ समझ में आई कहानी। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे और अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं। करो इसको जल्दी से नोट, ठीक है। फिर आगे हम करते हैं एक कंसेप्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज वाले आएंगे इसमें, ठीक है। वो मैं सोच तो रहा था व्हीटस्टोन ब्रिज जब टॉपिक होगा तब कराऊँ, लेकिन फिर भी छोटी सी बात बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है, ताकि हमारा वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। करो इसको नोट। हाँ जी, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो कौन सा लगेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का लगने वाला है। व्हीटस्टोन ब्रिज का हम क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर देखो जैसे ये सर्किट बना हुआ है यहाँ पर, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है आपको, कहता है कि जैसे हम सर्किट बनाए यहाँ पर इस तरीके से हमने बनाया ये सर्किट, ठीक है, ऐसे ये रहा A पॉइंट, ये रहा B पॉइंट, ठीक, और यहाँ बीच में ये रहा इस तरीके से। जैसे मान लो ये P रेजिस्टेंस है, ये Q है, ये R है और ये है S, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें यहाँ पर क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है G, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर यहाँ P/Q इज इक्वल टू में हो जाए R/S, देन there will be no current flow in that galvanometer, then there will be no current in galvanometer,
समझ रहे हो? ठीक है, नो करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर। क्लियर? अब ये कहानी हम समझेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, वैसे छोटी सी बात ये समझनी है कि ये जो 2 पॉइंट है ना यहाँ ये वाले, इन पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम हो जाता है। तो पोटेंशियल अगर सेम है तो करंट यहाँ से गया तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, इधर से इधर निकलेगा, और इधर आएगा यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ चला जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल क्या है, सेम है। जैसे मान लो ये है हमारा यहाँ पर VC पोटेंशियल, यहाँ पर भी VC होगा, इस वजह से, बिकॉज करंट तो फ्लो कहाँ करता है, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो ये डिटेल में तो वहाँ बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ की बात कर लेते हैं कि इसमें A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो, जैसे हमने कहा ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया, ये वाला R हो गया, ये वाला S हो गया, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन चल रहे हैं 1 में। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें ये P/Q की कंडीशन हम चेक करेंगे, P/Q R/S। तो P इसमें R है और Q भी R है, और R इसमें R ही है और S इसमें R ही है। तो देख लो 1 = में 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है ये वाली। तो हम यहाँ लिख देंगे, सो देयर विल बी नो करंट फ्लो इन द ब्रांच। अगर ये वाली ब्रांच हम ले लें यहाँ पर C और D, ठीक है, तो देयर विल बी नो करंट फ्लो इन द ब्रांच ऑफ CD। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज condition satisfied, that is P/Q is equal to में R/S, then there will be no current flow in branch CD। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली जब यहाँ देखा गया था ना व्हीटस्टोन ब्रिज को, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आया, तो इट मीन्स यहाँ पर 0 हो जाता है करंट। तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा हो अगर, तो इट मीन्स वहाँ कोई करंट जा ही नहीं रहा है। तो करंट नहीं जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, फिर वहाँ पर वो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नया सर्किट बनेगा वो वैसा ही बन जाएगा जैसा हम पहले बनाते आए हैं। अगर मैं यहीं पर ही कर दूँ इसको, तो हमारा ये क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ तो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है, तो इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, इसको हटा देंगे हम। ठीक है, ये वाला डायग्राम बनेगा हमारा, या नहीं बताओ, ये डायग्राम हम वहाँ बनाएं अपने सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम अगर बनेगा हमारा, तो ये R, ये R, ये R, ये R, यहाँ से करंट गया होगा, इसमें गया, इसमें गया, फिर यहाँ से करंट इसमें गया, इसमें गया, यानी कि यहाँ से डिवाइड हो रहा है, लेकिन इधर सेम है और इधर सेम है। तो ऊपर वाले सीरीज़ में, नीचे वाले भी सीरीज़ में, ये हमें पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ से बन जाएगा ये इस तरीके से, और नीचे वाला भी इस तरीके से बन जाएगा। ये मैंने बनाया है पहले इस तरीके का, तो क्वेश्चन किया है हमने। ये R कितना हो जाएगा, 2R, और नीचे वाला भी 2R। अब यहाँ से करंट इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, तो पैरेलल में है। पैरेलल में आपको पता ही है कैसे सोल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला सोल्व कर रहा हूँ। अगर ऊपर मल्टीप्लाई होता है और नीचे डिवाइड हो जाते हैं दोनों रेजिस्टेंस, मतलब प्लस में, तो 2R प्लस में 2R, तो कितना आ रहा है ये 4R² अपॉन में 4R, कितना आ रहा है यहाँ से, ये R आ गया। ठीक है, तो RP कितना आ जाएगा, R आ जाएगा इक्विवेलेंट। ये हम बना भी सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, A और B के क्रॉस R आ रहा है हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट था व्हीटस्टोन वाला, तो वो हमने यहाँ पर बता दिया आपको। ठीक है, करो इसको नोट, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होगा। करो जल्दी से इसको नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, है ये व्हीटस्टोन वाली ही कहानी। मैं यहाँ पर करता हूँ इसको, देखो व्हीटस्टोन वाली ही कहानी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो, इसकी क्वेश्चन नंबर 5 की, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। देखो इसमें भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना है, A और B के क्रॉस। इसमें हम क्या करें, अगर ये वाला पॉइंट A मान लें, ये वाला B मान लें, ये वाला C और ये वाला D, इससे हेल्प हो जाएगी। नहीं तो वैसे आप सोचो, अगर इस B को पकड़ूँ और C को पकड़ूँ और ऐसे पकड़ के खोल दूँ, तो क्या होगा, ये वाला ऐसे बीच में आ जाएगा, जैसे यहाँ था, जैसे यहाँ था, ये वाला बीच में आ जाएगा, और ये दोनों इसके साइड में आ जाएंगे, और ये दोनों भी इसके साइड में आ जाएंगे। ऐसे समझो, B और C को ऐसे खोल दिया, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ आपको। देखो ये B पॉइंट बनाया मैंने यहाँ, ठीक है, और ये वाला C पॉइंट बनाया। ठीक है, इनके B और C के बीच में लग रहा है कितना, 30 का। ठीक है, और अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मान लो ये है A पॉइंट। ठीक है, A से देखो, A से B कितना है हमारा, 10 है। A से B 10 है, तो मैं A से B ऐसे
10 बना दूंगा अगर ये हमारा B है, ठीक है, ये 10 का बन गया। फिर A पॉइंट से देखो C के बीच में क्या लगा हुआ है हमारा 5 लगा हुआ है, तो हम A से C के बीच में यहाँ पर ये 5 लगा देंगे, ठीक है। फिर देखो ज़रा ध्यान से B से D, अब D कहाँ है, इधर होगा D पॉइंट और ये हमारा B टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो B से D के बीच में देखो ज़रा, ये B से ऐसे ये D के बीच में डायरेक्ट ये 20 ओम का लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे इस तरीके से, ये 20 का लग गया। फिर C से D, C से ये D कितना है 10 है, तो C से D ये हमारा 10 का हो गया। क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत इसमें, बताओ कोई दिक्कत है? किस तरीके से लगाया हमने, देखो वैसे ऐसे समझो, ये अब आप B और C को ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया हमने, तारों को, तारें ही तो लगी हुई हैं ऐसे, और ये वाले दो इसके इधर आ गए, ये वाले दो इसके इधर आ गए, ऐसे ही तो हुआ। समझ रहे हो कहानी? तो ये इंपॉर्टेंट है बड़ा इस चीज़ में। तो यहाँ पर भी हम जब भी ऐसा कोई सर्किट बन जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन जो है वो चेक कर लेते हैं। देखो P/Q R/S, तो इसमें भी हम यही करेंगे, P/Q यानी कि 10/20 इज इक्वल टू में R/S यानी कि दिस 5/10, कितना हो रहा है ये 1/2 इज इक्वल टू में 1/2। कई बुक्स में ना ये देखना, ये इस तरीके से भी कर रखा है, दिस अपॉन में दिस एंड दिस अपॉन में दिस, वहाँ से भी सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस अपॉन में दिस कर लो, दिस अपॉन में दिस सेटिस्फाई कर लो, होती है क्या? नहीं तो दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस करके देख लो, ठीक है, क्लियर है। वैसे जो है कहानी वो यही बनती है हमारी जब हम ड्राइव करते हैं, P/Q R/S, बिकॉज हम जो एक्चुअल में लेते हैं वो P और Q यहाँ लेते हैं, R और S यहाँ लेते हैं, तो P/Q R/S, ठीक है। नहीं तो आप NCERT में देखोगे ना, वहाँ इसने रेजिस्टेंस लिखे हुए हैं R1 R2 R3 R4, तो दिस अपॉन में दिस किया हुआ है और दिस अपॉन में दिस किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज में हम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? तो यहाँ पर अगर ये चीज़ हो रही है तो यानी कंडीशन सेटिस्फाइड है हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की, हम दिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये वाली कहानी तो क्या होगा, यहाँ तो करंट ज़ीरो रहेगा। अब अगर करंट ज़ीरो रहेगा यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, ये पार्ट यहाँ से क्या करेंगे बताओ, अगर हम यहाँ पर बनाएं इसको, चलो यहाँ बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी कहानी जो है आपको पता ही है, ये A है हमारा और ये क्या है B है। तो यहाँ पर ये 10 है, ये 20 है, ये 5 है हमारा और ये क्या है 10 है। यहाँ से करंट गया होगा इधर और इधर, तो इधर जो गया है वो सेम गया है और इधर गया है वो सेम गया है, या फिर हम प्रोसीड कर रहे हैं, इधर सेम है रास्ता और इधर प्रोसीड करने का सेम है। तो यहाँ ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, तो सीरीज़ में हम कैसे लगा सकते हैं, देखो 10 और 20 कितना हो गया 30 हो गया। नीचे वाले भी किस में हो गए सीरीज़ में, 10 और 5 कितना हो गया हमारे पास 15 हो गया, ठीक है। ये B है पॉइंट, ये A है पॉइंट, ऐसे हम सोच सकते हैं बिकॉज सीरीज़ में तो एडिशन ही होती है डायरेक्ट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? अब यहाँ ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्या हो रहा है, देखो इधर जाने का रास्ता अलग, इधर जाने का रास्ता अलग, 2 वे प्रोसीड है ना, डिफरेंट वे है ना प्रोसीड करने का। तो पैरेलल है, या फिर करंट को समझो, यहाँ से करंट इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो पैरेलल में सोल्व करने का फिर तरीका 1/RP इज इक्वल टू में 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर वो मल्टीप्लाई वाला भी कर सकते हो, नहीं तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/30 प्लस 1/15, इसका LCM लोगे ना तो 30 आएगा। बड़ी वैल्यू आती है अगर सेम हमें पता ना 15 2 30 होता है ना, सेम उसके टेबल के हैं, तो बड़ी वैल्यू ही LCM है। तो 30 आ गया, ये 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, तो 3/30 दैट इज़ 1/10 एंड इट इज़ इक्वल टू 1/RP, बट वी वांट RP, तो RP क्या होगा, इस पलट देंगे तो 10 ओम। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा क्या आ रहा है, इसका हमारा 10 ओम का आ रहा है। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे हमने ये किया है, ठीक है। करो इसको भी नोट, इंपॉर्टेंट है ये, करो जल्दी से नोट, फिर आगे करते हैं। हाँ जी, देखिए अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसको ध्यान से देखो, कैसे सोल्व करेंगे इसको हम। इन क्वेश्चंस में देखो, अगर आप ध्यान से देखो, मान लो करंट हमने यहाँ से भी चलाया, तो यहाँ गया, फिर यहाँ आगे डिवाइड हो रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से गया ये मान लो, फिर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, मतलब डिवीजन और ये सेम वाली कहानी यहाँ प्रॉपर बन नहीं पाती है ना, आगे जा रहा है फिर डिवाइड हो रहा है ऐसे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है, सैंडविच मेथड लगाना पड़ता है। याद रखना कौन सा मेथड है ये, सैंडविच मेथड है। देखो सैंडविच मेथड में हम किस तरीके से करेंगे, इसमें देखो जैसे ये A और B के क्रॉस है, ठीक है, तो ये वाली जैसे लाइन है हमारी, ठीक है, तो इसमें क्या करो, इसको ऐसे सैंडविच कर दो। सैंडविच क्या है, मान लो ये इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट क्या करो, रेफरेंस लेके ये नीचे वाला पार्ट ऐसे इसके ऊपर डाल दिया हमने, समझ रहे हो। जैसे ऐसे समझो, जैसे ये ऊपर वाला हाथ मेरा ये है, इस लाइन के ऊपर वाला, और इस लाइन के नीचे वाला ये है, ठीक है। तो जैसे दो ब्रेड होते हैं ना, ऐसे लगे हुए हैं,
तो इनको सैंडविच कर दिया ऐसे एक के ऊपर एक। तो ऐसे ये चीज़ कब होती है, जब थोड़ा सा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर लग रहा हो। तो ये इस एक के ऊपर एक का रेजिस्टेंस आएगा। देखो कैसे आएगा, ये वाला R जो है जब फोल्ड करेंगे इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला जो R होगा हमारा ये इसके ऊपर आ जाएगा, और ये वाला R इसके ऊपर आ जाएगा। तो जो R ऊपर आ रहे हैं वो सब किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात, बताओ समझ में आ रही है बात। तो अब पैरेलल में हो गई, ये ऊपर आ रहा है, ये भी इसके साथ ऊपर आ रहा है, ये वाला भी इसके साथ ऊपर आ रहा है। तो जो नया डायग्राम बनेगा इसका वो इस तरीके से बनेगा। देखो ये है और ये है, ये तो हो गया हमारा A और ये B पॉइंट है, ये R है हमारा और ये R है। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये है यहाँ पर, और एक रेजिस्टेंस ये है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ ये है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ज़रा, मैंने कहा नीचे वाला जो इधर R था ये वाला, ये इसके ऊपर आ गया। तो R और R किस में होंगे, वो पैरेलल में होंगे जब ये इस तरीके से ऊपर आ रहे हैं। तो R और R अगर पैरेलल में है तो बताओ किस तरीके से सॉल्व होता है। या तो 1/R करो, नहीं तो ऊपर मल्टीप्लाई होता है और नीचे क्या होता है हमारे पास, एडिशन होता है ना। तो ये 2R हो गया। तो कितना आ रहा है यहाँ से, ये R/2 आ रहा है समझ में। नहीं तो 1/R करो, और ये R LCM, ये 1 कितना आ रहा है 2/R, और ये 1 एक्चुअली में RP की वैल्यू होती है। तो RP कितना आ जाएगा हमारे पास, ये R/2 आएगा। चाहे इससे करो सॉल्व और चाहे इससे करो डायरेक्ट, जो हमने बताया हुआ है 2 रेजिस्टेंस वाला पैरेलल में। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है, देखो ये इसके ऊपर आया तो ये कितना बन गया, R/2 आया। ये वाला इसके ऊपर आया, पैरेलल बनेगा, R/2 आया। ये वाला इसके ऊपर आया, पैरेलल में आया, तो ये भी कितना बनेगा, R/2 आया। बताओ कोई दिक्कत इसमें है, कोई दिक्कत क्या। अब देखो ज़रा, अगर ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ रही है तो यहाँ पर अब देखो, अगर यहाँ हम देखें ये वाला डायग्राम ऐसे बन सकता है। इसको थोड़ा ऐसे लाइन को ऐसे मैं खींच दूँ, ठीक है, यहाँ से ये वाली लाइन अगर मैं खींच दूँ। चलो नेक्स्ट डायग्राम बनाता हूँ इसमें मैं। देखो ये है हमारे पास इस तरीके से, ये वाला R/2 हो गया। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से ये बना हमारा R/2, और ये नीचे वाला ये कितना है हमारा, ये R है। मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे पकड़ के खींच दिया। ठीक है, ये किया, और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर इस तरीके से। तो ये देखो A है, ये है हमारा B, ये है हमारा R/2 है ये। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना ये R/2 है। ठीक है, तो ये वाला हमारा R/2 है और नीचे वाला ये R है, इस तरीके से है। ठीक है, फिर इसमें देखो वही कंडीशन बन रही है, बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कहानी बन सकती है इसमें। तो वो भी हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा, P/Q = R/S। तो कैसे होगा वो, देखो R/2 अपॉन में R/2 = में ये R और ये वाला R डिवाइड कर दिया हमने। तो यहाँ से देखो ज़रा, ये R/2 वाली जो कहानी है यहाँ नीचे वाली, ये 2/R बनेगी, और ये R/R की बन रही है कहानी। तो कितना आ रहा है, 1 = 1, यानी कि P/Q = में R/S व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाइड लिख सकते हो। देयरफॉर नो करंट फ्लो इन दैट CD ब्रांच, ये आप लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉर्मली, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ 0 हो जाएगा करंट। तो ये यहाँ पर तो ये सर्किट है ही नहीं अब, ठीक है ना। तो ये बनेगा कैसे सर्किट, अब बार बार हमने बनाया ही है ये, ठीक है, इस तरीके से, और फिर ये इस तरीके से, यहाँ पर ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये वाला R/2 है, ये रहा, ये R/2 नीचे वाले दो R ऐसे लगे हुए हैं, और ये है B पॉइंट। तो यहाँ हमें पता ही है करंट जब चलता है ये इधर गया और इधर से ये करंट इधर गया, मतलब क्या है, ये दोनों सीरीज़ में होते हैं ऊपर, और नीचे वाले सीरीज़ में, फिर आपस में पैरेलल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ करंट सेम, यहाँ करंट सेम। ठीक है, तो यहाँ करंट सेम है, तो R/2 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। सीरीज़ में हम इसको सोल्व कर रहे हैं अगर, तो देखो R/2 प्लस में R/2, 2 इज़ LCM, यहाँ कितना बचेगा R, और यहाँ पर भी कितना बचेगा हमारा R बचेगा ना, 2 2 1 हो गया। तो ये कितना आ रहा है, 2R/2 दैट इज़ R। और वैसे भी R/2 हाफ ऐड कर रहे हो तो R ही बनेगा, है ना, और नीचे वाला 2R बन जाएगा। तो जो नया डायग्राम बनेगा हमारा वो मैं इधर बना देता हूँ। देखो यहाँ से जो नया डायग्राम बनने वाला है हमारा, वो देखो ऊपर से बन गया हमारा R, और नीचे से बन गया रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा हुआ है तो 2R बन गया, है ना।
अब ये किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला सोल्व करूँ, बिकॉज करंट इधर से गया डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं और नीचे ऐड होते हैं, r प्लस में 2r, तो ये r इंटू 2r इज़ 2r स्क्वेयर बनता है, और एडिशन में r प्लस 2r इज़ 3r बनता है। तो कितना आ रहा है, 2r/3 इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B। तो मतलब देख रहे हो व्हीटस्टोन ब्रिज, इसलिए मेरे को यहाँ बताना पड़ा आपको कि जो है कुछ क्वेश्चन आपके इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व होंगे। तो 2r/3 इज़ द आंसर। कर लोगे इसको, बताओ कोई भी दिक्कत इसमें? तो इनको नोट करो अच्छे से, ठीक है। फिर मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ आपको, व्हीटस्टोन पे जो रिलेटेड है थोड़े से, वो करना आप, ठीक है। करो इसको नोट। अब इसमें एक मिनट देखो, इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, क्या कर देता, अगर ये जो बी टर्मिनल है मैं यहाँ की बजाय कहाँ बना देता, यहाँ पर बना देता, अगर यहाँ पर ये बी टर्मिनल यहाँ बना देता, फिर हम कैसे करते, सोचो। फिर सैंडविच मेथड इसमें किस तरीके से लगता, ये तो नोट कर ही लिया होगा, बैक करके पॉज करके नोट कर लेना इसको, ठीक है। देखो फिर कैसे करते हैं हम इसमें, तो सैंडविच मेथड कैसे लगाते हैं इसमें। अब देखो रेफरेंस इसमें अलग हो गए, है ना। तो देखो सैंडविच करने की भी आपको जो है ना आदत या कहें कला आनी चाहिए। बनाया कभी सैंडविच, ब्रेड का सैंडविच, 2 ब्रेड लिए ऐसे कर दिया, बीच में आलू भरो या कुछ सब्जियां भरो, है ना, इस तरीके से ही बनता है सैंडविच। तो देखो अब इसमें ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो अब इसमें हम किस तरीके से हम कर सकते हैं, सोचो ज़रा। देखो क्या इसमें हम नीचे वाला पार्ट लेंगे और ऐसे पलट देंगे, नहीं। देखो A इधर है, B इधर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, पहले इसको क्या करेंगे, इस तरीके से पलटें ऊपर, मतलब ये वाला पार्ट इसके ऊपर लेके जाएं। समझ पा रहे हो, B ऐसे है ना हमारा, ये वाला B पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ A है, ठीक। तो इसमें हम क्या करें, सबसे पहले इसको इसके ऊपर लेके आएँ। तो हम इसको इसके ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा, देखो ज़रा, ये वाला पार्ट इसके ऊपर लेके आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये R इसके साथ पैरेलल में, ये R इसके साथ पैरेलल में, ये R इसके साथ पैरेलल में। तो देखो क्या होगा हमारे पास, ये A पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये वाला रेजिस्टेंस R लगा हुआ है हमारा, ठीक। और यहाँ पर ये लगे हुए हैं रेजिस्टेंस, ये वाले लगे हुए हैं, ठीक है। और इनकी वैल्यू R है, ये भी R है, ये है हमारा B पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं हमारे, उनको हमने इनके ऊपर सैंडविच किया। तो अभी हमने किया था कि 2R हैं हमारे, ठीक है, और 2R अगर हैं तो पैरेलल में कैसे करेंगे, या पैरेलल में आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर ये आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं तो रेजिस्टेंस R है, ठीक है, और कितने हैं वो 2 हैं, तो R/2 ही आया था हमारा। या फिर 1/R प्लस 1/R करके कर सकते हो, ठीक है, उस तरीके से कर सकते हो। नहीं तो दूसरा एक मेथड, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे एडिशन, ठीक है, पैरेलल में। तो R स्क्वेयर एंड ये कितना आ गया हमारे पास, 2R, R और R 2R, तो यहाँ से भी R/2 ही बनता है, ठीक है। तो वो आप देख लेना कैसे आपको सोल्व करना है, R/2 आ रहा है, ठीक है जी। फिर इधर से ये जो बीच वाला था, ये वाला भी इसके ऊपर गया, तो ये R/2 बन गया, और इधर से भी ये क्या बन गया हमारा, R/2 बन गया, ये वाला इसके ऊपर आया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, देखो ये हमारा टर्मिनल था ना, ये A वाला है, ये वाला B वाला है। अब एक और इसमें काम क्या करना पड़ेगा, इसको भी, इसको रेफरेंस मान के इसको इसके ऊपर सैंडविच कर दो। तो R/2 के ऊपर आ रहा है, ये वाला R इसके ऊपर आएगा। तो जो नया सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा, यानी कि नया जो डिज़ाइन बनेगा, एक तरह से ऐसे कह सकते हो आप, वो कैसे बनेगा, देखो ये रहा और यहाँ से ये रहा, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा R/2 के ऊपर ये R/2 आया है, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, या तो ये डायरेक्ट हम R/2 पैरेलल में ही जाता है ना, जब सैंडविच होके ऊपर जाता है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो R/2 हो गई, ठीक है, R/N के अकॉर्डिंग। और N कितना है हमारा, N मतलब कि 2 रजिस्टर हैं, है ना, तो 2 लगा दिया हमने। याद है ना RP का फार्मूला आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए ये होते हैं। तो यहाँ 2 आइडेंटिकल है, R/2 सेम वैल्यू है, तो R/2 कर दी वैल्यू, और N कितना है, यानी कि 2 रेजिस्टेंस है, तो ये कर दी। क्लियर है, तो ये कितना आएगा, R/4 बन रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ बन गया ये R/4, और ये R और R पैरेलल में है, तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा हमारा, R/2 बन जाएगा, ये R/2 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब सिंपल है, जैसे हम करते हैं सर्किट को सोल्व। अब यहाँ व्हीटस्टोन की कहानी नहीं बन रही है, देखो अभी इसमें किस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ से करंट चला होगा इधर और इधर, जब ये इधर गया होगा इधर से निकल गया होगा, जब ये इधर गया होगा तो इधर भी गया होगा, तो यानी कि यहाँ पर 1 वे टू प्रोसीड है, करंट यहाँ सेम है, तो ये क्या है, सीरीज़ में है।
तो r/2 प्लस r/2 करोगे सीरीज़ में क्या बनता है, r बनता है। तो ये ऊपर वाला तो हमारा जो है ये a पॉइंट है, और इन दोनों को सोल्व करके क्या बन रहा है हमारे पास, बताओ, r बन रहा है, और ऊपर वाला क्या है हमारा r/4 है। ठीक है, अब ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम सोल्व कैसे करते हैं बताओ इनको, rp पैरेलल में सोल्व कैसे होंगे, दोनों क्या हैं ये अलग अलग है ना रेजिस्टेंस, तो वो मल्टीप्लाई वाला कर लेते हैं, r इंटू में r/4 अपॉन में r प्लस r/4, ये तो ज़्यादा ही हो गया। चलो इसको डायरेक्ट हम सोल्व करेंगे इस तरीके से, देखो समझ पा रहे हो ना क्या कर रहे हैं हम। तो मैं 1/rp वाला लूँगा, 1 अपॉन में, देखो ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन से ईजी लग रहा है, तो 1 अपॉन में r/4, तो 4 ऊपर चला गया, r एलसीएम यहाँ 1 यहाँ 4, कितना आ रहा है ये 5/r, 1/rp है, तो rp कितना आ रहा है हमारे पास, r/5 आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, r/5 आ रही है। क्लियर है, समझ में आया कैसे हमने ये सैंडविच किया है। ठीक है, तो इसको करो नोट, फिर हम आगे करते हैं। हाँ जी, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8, देखो 8 क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, जो पिछला क्वेश्चन था वो हो गया क्वेश्चन नंबर 6 था, उसी में मैंने थोड़ा चेंज किया था, बी टर्मिनल जो है वो चेंज कर दिया, तो वो क्वेश्चन 7 समझ लेना। अब क्वेश्चन 8 में देखो जरा, यहाँ भी बिल्कुल सिंपल है, ए और बी टर्मिनल के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मान लो करंट यहाँ से गया होगा, अब यहाँ से जब गया तो इधर गया होगा और इधर गया होगा, तो इधर जो करंट गया है वो सेम गया है, और इधर दोनों में क्या गया है, करंट सेम गया है। तो मतलब यहाँ सेम जा रहा है, फिर यहाँ सेम जा रहा है, फिर यहाँ आके डिवाइड हो रहा है। तो मतलब एक एक सर्किट को सोल्व करो। देखो जरा, यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ, ये वाला C पॉइंट मान लो, ये वाला D पॉइंट मान लो। ठीक है, देखो A से चले हम सॉल्यूशन कर रहे हैं 8th का। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, इसमें व्हीटस्टोन की थोड़ी कहानी लगेगी, ये होमवर्क है आपका, आपको समझना है कि कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा, इसमें 2 और 2 ए ये है पॉइंट। ठीक है, यहाँ से फिर 2 और 2 सीरीज़ में, बिकॉज वहाँ से करंट ऐसे सेम जा रहा है, या फिर 1 वे टू प्रोसीड आप सोच सकते हो। ठीक है, और यहाँ है टर्मिनल ये सी पॉइंट जो मैंने लिया। देखो ए और सी के बीच में ऊपर वाले दो को मिला के जो रेजिस्टेंस बनता है वो बनता है कितना हमारा 4 ओम का सीरीज़ में, और नीचे वालों को भी ऐड करके कितना बनता है हमारा 4 ओम का बनता है। ठीक है, सेम कहानी आगे चलेगी। देखो सी से डी में भी यहाँ पर करंट जो आया होगा वो यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है, तो यहाँ सेम जा रहा है, यहाँ सेम जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपस में क्या है फिर वो हम बाद में देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, पैरेलल में ही होगा, बिकॉज डिवाइड हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ से जब गया तो ये सर्किट बना, तो दोबारा हम करंट देखेंगे यहाँ से अलग अलग जा रहा है, तो ये किस में है, पैरेलल में है, और देखने से भी पता चल रहा है इसमें। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं ना ये चीज़ कि यहाँ 1 वे टू प्रोसीड है, इधर 1 वे टू प्रोसीड है, तो ये क्या है, सीरीज़ है। तो यानी कि सी से डी तक, ठीक है, यहाँ पर कितना है 4 ओम है, यहाँ से ये भी 4 ओम है। क्लियर है, फिर उसके बाद डी से आगे भी सेम यही कहानी चलेगी, ये भी 4 ओम बन जाएगा और ये वाला भी 4 ओम बन जाएगा, और यहाँ ये बी है। समझ रहे हो। फिर हम क्या करेंगे, देखो करंट यहाँ गया, इसमें गया, डिवाइड हुआ, तो ये किस में है बताओ जल्दी से, पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में है अगर तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1/4 प्लस 1/4 करने की बजाय, या तो r/n कर दो, इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, तो यानी कि अगर मैं r/n वाला करूँगा यहाँ पर rp, r/n वाली कहानी अगर इसके लिए, तो r है इसमें 4, और कितने टोटल रजिस्टर हैं, ये 2 लगे हुए हैं। समझ रहे हो, तो 2 2 दा 4, तो rp2 आ रहा है। या फिर डायरेक्ट जो हम मल्टीप्लाई वाला करते हैं वो भी कर सकते हो आप, रेजिस्टेंस ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे ऐड होंगे, तो 16 और ये 8, यहाँ से भी यही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सर्किट सोल्व करेंगे तब भी 2 आएगा, ये सोल्व करेंगे ये भी 2 आएगा, इसको सोल्व करेंगे ये भी 2 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से करंट जब जाएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ जो करंट आएगा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, तो हमारे पास जो बनेगा सर्किट वो ऐसा बनेगा, ये हमारा 2 ओम का, फिर ये हमारा 2 ओम का, फिर ये हमारा 2 ओम का। ठीक है, यहाँ ये हमारा डी था पॉइंट और ये वाला सी था, तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, कितना हो गया जल्दी से बताओ, सीरीज़ में 6 ओम का हो गया। तो ए और बी के अक्रॉस कितना आ गया हमारे पास, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। बताओ आया समझ में या नहीं, बताओ कोई दिक्कत इसमें जरा सी भी। ठीक है, क्लियर है, इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में देखो जरा किस तरीके से हम करेंगे, पॉज करके नोट कर लेना, बैक करके इसको। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ रही है ना बात। यहाँ पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा खींचो, इसको यहाँ नीचे ले जाओ और इसको खींचो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी कहानी बनेगी यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो। ठीक है, कोशिश करना करने की इसको। ठीक है,
देखो जी क्वेश्चन नंबर 9 में अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ भी निकालना है हमें। देखो यहाँ से करंट चला गया होगा, ठीक है, फिर यहाँ पहुँचा होगा, ये यहाँ डिवाइड हुआ होगा, फिर यहाँ पहुँचा होगा, यहाँ गया होगा और यहाँ गया होगा। तो बैक से हम इसमें स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो करंट गया वो इसमें भी गया, सेम ही गया, है ना, वन वे टू प्रोसीड है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा हमारे पास। देखो अब डायग्राम की सारी कहानियाँ हैं इसमें। देखो ये बना, फिर ये बना, ये बना और ये रहा, फिर हमारे पास ये है, फिर ये है, फिर ये है, इस तरीके से है ना। और यहाँ 2 ओम का ये कितना बन रहा है हमारे पास, बताओ। 2 ओम और 1 ओम कितना हो गया हमारे पास, 3 ओम हो गया, है ना, सीरीज़ में। ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 3 है, ये ए और बी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो करंट आया, यहाँ पहुँचा, यहाँ आके इधर डिवाइड, इधर डिवाइड। तो यानी कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो इनको पैरेलल में सॉल्व करो। पैरेलल में यहाँ हम सॉल्व करेंगे अगर, तो मैं डायरेक्ट कर दूँ 3 × 6 और 3 + 6, तो 6 × 3 = 18 और 6 और 3 = 9। तो ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको सोल्व करके आया 2, इतने पार्ट को। तो दोबारा डायग्राम बनाओ। देखो ए है, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये वाला 3 ओम, और 6 और 3 को सोल्व करके कितना आया पैरेलल में हमारा, ये 2 ओम आया सोल्व करके, ठीक है। ये 3 है इधर, ये 6 है, ये 3 है और ये हमारा बी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी करंट गया होगा इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर जो गया वो सेम गया। तो यानी कि ये दोनों किस में हो गए, सीरीज़ में, बिकॉज वन वे टू प्रोसीड ऐसे भी समझ सकते हो। तो 3 और +2 कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। क्लियर है, इतनी बात समझ पा रहे हो ना, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, 2 आया। 2 मैंने यहाँ लगा दिया, समझ पा रहे हो बात को या नहीं, ठीक है। और ये 3 कैसे आया था, इन दोनों को सॉल्व किया था यहाँ पर, ठीक है। पहला वही है डायग्राम, 2 और 1 को ऐड किया 3, फिर ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, बिकॉज यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। पैरेलल में सॉल्व करके 2 आया, तो 2 यहाँ लगा दिया, इसकी जगह कंबाइन करके 2 लगा दिया। फिर हमने देखा करंट आ रहा है, इधर गया, इधर गया, फिर इधर जब गया वो सेम इसमें गया, तो 3 और 2 ये 5 हो गया। तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं, इसमें ये डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ अब मैं यहाँ पर ये, और ये कितना हो गया हमारे पास, ये 6 है, ये 3 है, 3 और 2 ये हो गया 5। अब देखो यहाँ से करंट गया, ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो 5 और 6 यानी कि पैरेलल में है। तो पैरेलल में यहाँ सोल्व करो ज़रा। तो डायरेक्ट हम पता है ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे ऐड करो, कितना आ गया, 6 × 5 = 30 और, ठीक है, 6 × 5 = 30 और 6 और 5 कितना, 11, ये आ रहा है, ठीक है। और फिर ये वाला जो है कंबाइंड होके ये बना ना हमारे पास। तो जो नया डायग्राम बनेगा वो कैसा बन जाएगा, यहाँ पर देखो, ये ए है, ये बी है, ए है 3 और ये कितना है हमारा 30/11। तो ये सीरीज़ में है, यहाँ में साफ चल रहा है, देखो वन वे टू प्रोसीड है और वैसे भी ये करंट सेम ही जा रहा है इधर, ठीक है। तो यानी कि RS इक्विवेलेंट, यानी कि एक तरह से हम कहें 3 + में 30/11 आ रहा है। 11 इज़ द LCM, यहाँ पर 33 आएगा और ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो कितना आएगा ये हमारे पास 63/11, ठीक है, ओम। और अगर इसको आप करना चाहें तो डिवाइड में 11 × 5 = 55, कितना बचेगा यहाँ पर 8, फिर 0 आएगा तो पॉइंट लग गया, 11 × 7 = ठीक है। तो यानी कि कितना आ रहा है 5.7 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है किसके क्रॉस, ए और बी के क्रॉस, यानी कि 63/11 = 5/7 ओम। ठीक है जी, बताओ क्लियर है। तो ये आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये होमवर्क है आपका, नहीं होगा तो हम बताएंगे ही आपको ये, ठीक है। तो इतना ही करो अभी इसके न्यूमेरिकल्स अभी और भी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक। और फिर हम आगे पढ़ेंगे उसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, और कलर कोडिंग भी करेंगे कार्बन रजिस्टर की, ठीक है, वो भी कर लेंगे, कंपटीशन में कई बार पूछता है, ठीक है, करोगे, ठीक है। चलो जी, तो सिलेबस में तो नहीं है आपका कलर कोडिंग, लेकिन फिर भी हम करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, बार बार जो मैंने करवाए हैं इन्हीं को प्रैक्टिस करो, दोबारा से आप नोट करो क्वेश्चन को और खुद से सोल्व करने की कोशिश करो कि क्या हो रहे हैं क्या। अगर एक बार आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ईजी है रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन, तो सीरीज़ में हो पैरेलल में हो कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। ओके, थैंक यू।